देखते हैं एक बर्फ के मैदान में हेजो गिरा होता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। वो सोचता है शिट, अब तो मैं गया। वो रोज सोचता था मरने पर कैसा लगता होगा। उसे लगता था बहुत बोरिंग होगा। तभी सामने से जेमी भागते हुए आती है। वो कहती है अगर तू मर गया तो मैं तुझे मार दूंगी साले। तभी हेजो कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अब मुझे जीना है। अब हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजो अपनी मछलियों को देखता है। उनमें से एक मर चुकी थी। वो बाकी दो मछलियों से कहता है तुम्हें मरना है तो साथ मरना, अकेले एक को पीछे मत छोड़ देना। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वहाँ बोंगजूरी होती है। वो हेजो से कहती है जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मगर हेजो दरवाजा नहीं खोलता। तभी कारी वहाँ आता है। वो उसे दरवाजा खोलने कहती है और अंदर देखती है। हेजो वहाँ नहीं होता। बोंगजूरी कारी से कहती है हेजो से कहना जल्दी ये घर खाली कर दे, कुछ दिनों में ये बिल्डिंग डिमोलिश में जाने वाली है। उसे कहना मेरे घर आ जाए, वैसे भी उसके पास कोई जगह नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हेजो सोफे के अंदर से बाहर निकलता है। कारी उससे पूछता है वो औरत तुम्हारी लगती कौन है। हेजो कहता है वो मेरी सब कुछ है। अब दोनों आज का काम देखते हैं। असल में हेजो और कारी मर्डर के अलावा लोगों के सारे काम किया करते थे, जैसे शादी से भगाना, किसी और की जगह मीटिंग अटेंड करना और स्कूल पुलिस को सबक सिखाना। इनके वो अच्छे खासे पैसे मांगते थे। तभी एक मैसेज आता है जिसमें एक छोटी बच्ची अपने भागे हुए भाई को ढूंढने कहती है। हेजो कारी से कहता है इसलिए मैंने कहा था नोटिस डालो कि हम भागे हुए लोगों को नहीं ढूंढते। वो अपनी मर्जी से गए थे और हमें उनके फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कारी नोटिस डाल देता है। कुछ देर बाद कारी वॉशरूम में बैठा होता है। वो हेजो को बिना बताए साइट काम कर रहा था जिसमें वो गुमशुदा लोगों को ढूंढता है और इसमें वो काफी पैसे लेता है। बाहर हेजो को बार बार किसी का फोन आ रहा था मगर वो कॉल नहीं उठाता। तभी कोई उनका दरवाजा तोड़ देता है और इसमें हेजो की बाकी दो मछलियाँ भी मर जाती है। तभी एक लड़की अंदर आती है और कहती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। हेजो कहता है मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से लेता हूँ, पैसे और धमकियों से नहीं। वो लड़की कहती है मुझे अपनी शादी से किडनैप होना है। हेजो कहता है इसमें मजा आएगा। कारी उसे बहुत मना करता है कि वो ये काम ना ले क्योंकि जिस आदमी से उस लड़की की शादी हो रही थी वो बहुत खतरनाक है। मगर हेजो उसकी बात नहीं मानता। वहीं जेमी एक रिंग शॉप में होती है। उसकी सेकंड मदर इन लॉ कहती है जो तोहफा तुम हमें देने वाली हो उसके सामने तो ये रिंग कुछ भी नहीं है। जेमी 2 मंथ प्रेग्नेंट होती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है। वहीं आज उस लड़की की शादी होती है। उसका बॉडीगार्ड उसके होने वाले हस्बैंड चिंगसोंग के ऑफिस जाकर सारा पैसा और सोना निकाल लेता है। वो नीचे बैग फेंकता है और कारी से उसे कार में रखने कहता है। वहीं शादी में सारे फंक्शंस चल रहे थे और कुछ देर बाद शादी हो जाती है मगर वो लड़की बहुत नर्वस होती है। दोनों हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। तभी हेजो वहाँ बाइक चलाते हुए आता है। वो कुछ स्टंट मारता है तो चिलसोंग और उसके आदमियों को लगता है ये भी कोई एक नया सरप्राइज है। हेजो बाइक से उतर के चिलसोंग से कहता है ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिलसोंग जैसे ही उसके पास आता है हेजो उसे हेलमेट से मार गिराता है। सभी को लगता है ये कोई शो है और वो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी हेजो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है मेरे साथ चलो, हमें साथ रहना चाहिए। तभी हेजो के आंखों के सामने अचानक अंधेरा आने लगता है। वो बेहोश हो जाता है और दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं। हेजो को सपना आता है जिसमें उसकी मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे थे। हेजो के पापा कहते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। हेजो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है तो बताओ मैं कौन हूँ। तभी उसे होश आ जाता है। डॉक्टर उसे ऑफिस में ले जाता है। वो बताता है तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर्स हो चुके हैं, वो भी बहुत सारे। दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा। वहीं जेमी को हॉस्पिटल में पता चलता है उससे मेनोपॉज हो चुका है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। जेमी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है मुझे अभी 2 महीने का बच्चा चाहिए मेरे पेट में। मैंने सबसे कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं हेजो को पता चलता है उसके पास बस 3 महीने हैं और ये बीमारी उसे अपने परिवार से मिली है। हेजो हंसते हुए कहता है मैं अपने पेरेंट्स को जानता तक नहीं, प्यार तो नहीं मगर बीमारी जरूर दे गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वहीं जिमी डॉक्टर से कहती है शादी करने के लिए मैंने उसके घर वालों से कहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ
ये उसी का आइडिया था। क्या मैं अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? शादी 3 दिनों में है। डॉक्टर मना कर देती है। जेमी उदासी से जा रही होती है, तभी हेजो उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। जेमी फ्यूनरल हॉल के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। वो चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूँगी। जेमी नीचे बैठकर सबके बच्चे हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? 3 दिनों में मेरी शादी है। मुझे खानदान के वारिस को जन्म देना था। अब कैसे करूँगी? कुछ देर बाद जेमी बाहर निकलती है। वो देखती है बारिश हो रही है। जेमी भीगते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से हेजो उसके हाथ में छाता देता है और अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद हेजो के सर में जोर से दर्द देने लगता है। उसे जेमी की बात याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती। जब जेमी हेजो के साथ थी तो उसका बस एक ही सपना था कि उसे बस माँ बनना था। वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी। दोनों बहुत खुश थे, मगर एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। हेजो कहता है तुम एक बहुत अच्छी बीवी बनोगी, मगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हमारे माँ बाप नहीं हैं, तो हम भी किसी के अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। जेमी हेजो से कहती है तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे और किसी सड़क के किनारे अकेले मरोगे। हेजो कहता है अब तुम्हारे साथ बोर होने लगा है और जेमी वहाँ से चली जाती है। वहीं चिलसोंग बहुत गुस्से में होता है। वो देखता है उसका लॉकर पूरा खाली है। चिलसोंग कहता है जिसने मेरी बीवी को भगाया है पता लगाओ वो कहाँ है। अब चिलसोंग अपने लोगों के साथ हेजो को ढूंढने निकल जाता है। उसका बस एक ही मकसद था कि उसे हेजो की जान लेनी है। वहीं हेजो बोंगजूरी के घर आता है। बोंगजूरी कहती है तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? हेजो कहता है होते तो यहाँ थोड़ी आता। बोंगजूरी उसके सर पर मारती है। हेजो कहता है मेरे सर पर मत मारो वरना मेरे बॉम्ब्स फट जाएंगे। पूरे 14 है। बोंगजूरी कहती है चलो सो जाओ अब। हेजो सोचता है जो बात उसने जेमी से कही थी कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, वो सच हुई। और जेमी ने जो उससे कहा था कि वो सड़क किनारे अकेले मरेगा, वो भी शायद अब सच होने वाला है। अगले दिन जेमी अपनी मदर इन लॉ के किचन में होती है। वो हेल्प करने आई होती है, मगर उससे एक भी काम सही से नहीं होता। वो अपना हाथ भी काट लेती है। उसकी मदर इन लॉ सभी के सामने जेमी को बहुत डांटती है। जेमी उदास हो जाती है। वहीं कारी हेजो के लिए राइस केक वाली डिश लाता है, मगर वो राइस केक देखकर उसे अपने दिमाग में हुए ट्यूमर्स याद आ जाते हैं और वो नहीं खाता। हेजो टीवी देखने लगता है जिसमें वो फादर और बेटे का प्यार देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उठकर कपड़े पहनता है और कारी से कहता है अब से तुम्हारी नौकरी खत्म, यहाँ का सारा सामान बेच देना और जो तुम साइड काम करते हो वही तुम्हारा काम है। कारी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? हेजो कहता है उसे ढूंढने जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है। वही जेमी अपनी सेकंड मदर इन लॉ के साथ बैठकर शादी की कुछ तैयारियों में हेल्प कर रही होती है। जेमी कहती है मैं दहेज में कुछ नहीं ला रही, इसलिए मैं शादी से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। उसकी सेकंड मदर इन लॉ से बताती है तुम्हारी मदर इन लॉ की प्रेगनेंसी भी काफी वक्त बाद हुई थी, इसीलिए वो तुम्हारे वक्त में इतनी सावधानी बरत रही है। ये सुनकर जेमी और परेशान हो जाती है। अब रात में सोते वक्त जेमी को एक बहुत बुरा सपना आता है। वो तुरंत उठकर अपना सामान बांधती है और वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो गेट के बाहर बैग रखती है कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जेमी पीछे पलटती है और बहुत डर जाती है। अब अगले दिन शादी का दिन होता है। जेमी को सभी सर्वेंट्स तैयार करते हैं। वहीं गार्डन में बहुत सारा खाना बनाया जा रहा था मेहमानों के स्वागत के लिए। वहीं सर्वेंट जेमी से कहते हैं हम दूल्हे को अंदर भेज रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं। जेमी अपने आप को देखती है, वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कोई अंदर आता है। जेमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? हेजो कहता है तुम्हें लेने, तुम अपने पर मत लेना, सभी से कह देना मुझे अगवा कर लिया है, मुझ पर इल्जाम डाल देना। अगर उन्हें पता चला तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या करोगी? तुम इन लोगों को ठग रही हो जेमी, और ये एक क्राइम है। हेजो हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। तभी ओहंग जो कि जेमी का दूल्हा है वो दरवाजा खोलता है और उन दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाता है। जेमी भी डर जाती है। हम देखते हैं हेजो बताता है ये कहानी 1991 में शुरू हुई थी, जब एक अमीर कपल को पता चलता है उनमें से पति को कैंसर है, तो उसने अपना स्पर्म फ्रीज करवा लिया और फिर 2 साल बाद कैंसर चला गया, जान बच गई और फ्रोजन स्पर्म से उन्हें बेटा पैदा हुआ।
उनका बेटा बिल्कुल अपने पापा की तरह था, मगर एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया और उन्हें पता चला ये बच्चा कंटेनर नंबर 139 का तो है ही नहीं जो उनका था, ये तो कंटेनर नंबर 137 का है। हेजो प्रेजेंट में एक क्लिनिक में बैठकर ये कहानी बता रहा था। सभी बहुत गौर से सुन रहे थे। हेजो कहता है इसमें गलती किसकी थी? उस क्लिनिक की, और वो क्लिनिक यही है, और जो बच्चा पैदा हुआ था वो मैं ही हूँ। अब हेजो डॉक्टर की केबिन में जाता है और उसे डरा धमका कर अपने बायोलॉजिकल डैड का एड्रेस मांगता है, मगर डॉक्टर कहता है डॉलर की पर्सनल इंफॉर्मेशन देना गलत है। हेजो कहता है फिर तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। डॉक्टर कहता है मैंने तो तुम्हारे मॉम डैड को अच्छा खासा हर्जाना दिया था। एक बात बताओ, अगर कोई नूडल्स ऑर्डर करता है और उसे राइस दे दिया जाए तो शेफ कस्टमर से माफी मांगता है ना, और उसे हर्जाना भी देता है, मगर नूडल्स से थोड़ी ना कोई माफी मांगता है। ये सुनकर हेजो हंसने लगता है। वो कहता है सही कहा, मैं बस एक गलत ऑर्डर हूँ। मगर हेजो डॉक्टर को बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है और डॉक्टर डर जाता है। वो उसे एड्रेस दे देता है और हेजो वहाँ से निकल जाता है। वो जेमी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने कहता है, मगर जेमी मना कर देती है। हेजो कहता है तुम्हारे साथ मजा आता है और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। जेमी उसे चाटा मारती है। हेजो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। तभी जेमी का दूल्हा ओहम वहाँ पहुँच जाता है। वो पूछता है कौन है ये? हेजो कहता है मैं जेमी के बड़े भाई जैसा हूँ, हम एक ही ऑर्फनेज में थे। ओहम कहता है ओ जेमी का बड़ा भाई, यानी मेरा भी बड़ा भाई। जेमी हेजो को वहाँ से ले जाने लगती है। वो ओहम से कहती है मैं इसे बाहर तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है ओहम भागते हुए आता है और हेजो को गले लगाते हुए कहता है मैं इनका मरते दम तक साथ दूंगा। ये सुनकर जेमी खुश हो जाती है। फिर वो हेजो को छोड़ने जाती है। हेजो कहता है तुम प्यार करती हो उससे? जेमी कहती है हाँ, और वो भी बहुत प्यार करता है, इतना कि मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने परिवार वालों से झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ताकि वो लोग मुझे अपना लें। वो हमारे रिश्ते को नाम देने से डरता नहीं है और मैं मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। जेमी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हेजो पीछे से उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जेमी का सर सीलिंग से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सेकंड मदर इन लॉ ये सब देख लेती है। हेजो जेमी को लेकर काफी दूर निकल जाता है। चिलसोंग और उसके गुंडे बहुत मारते हैं। वहीं ओहम के घर पर सभी लोग उसकी माँ बंहू को कोस रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ओहम की शादी उस अनाथ लड़की से नहीं की जाती तो ये नहीं होता। ओहम वही बच्चा है जो तुम्हें इतनी मुश्किल से हुआ था, और अब उसकी होने वाली दुल्हन हमारे वारिस को लेकर भाग चुकी है। यही होता है जब एक औरत परिवार संभालती है। तो बंहू कहती है तुम सब इतने सालों से इसी फिराक में थे ना कि कब मुझसे कोई गलती हो और तुम सब मुझे सुनाओ। ये परिवार के पास खाना खाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कुछ चावलों के लिए तुम सभी को अपने खेत बेचने पड़े थे। ये परिवार को सब कुछ मैंने दिया है। शादी मेरे बेटे की थी, तो मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए। ये कहकर बंहू वहाँ से चली जाती है। वो ओहम के पास आती है और ओहम से शादी का कपड़ा उतारने कहती है। तभी दूसरी माँ वहाँ आ जाती है। वो बताती है जेमी को उस लड़के ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर ओहम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे जेमी का ताज भी देती है। वही हेजो कार के बाहर बैठा होता है। वो कुछ सोच रहा था। तभी कारी उसे फोन करता है। वो कहता है कहाँ हो तुम? हेजो कहता है जिस लड़की को शादी से भगाया था उसके साथ हूँ। तभी हेजो देखता है जेमी कार में नहीं है। वो कॉल कट कर देता है और यहाँ चिलसोंग और उसके गुंडे भी ये सारी बात सुन रहे होते हैं। चिलसोंग कारी को जल्द से जल्द हेजो को ढूंढने कहता है, वरना वो उसे मार देगा। वहीं जेमी हेजो से दूर भाग रही थी, मगर हेजो उसका पीछा करता है और उसे कार में बैठने कहता है। जेमी खेतों में चली जाती है। वो पानी में गिर जाती है। हेजो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेमी जोर जोर से रोते हुए कहती है, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले होते कौन हो? पहले मुझे मजा नहीं आ रहा कहकर छोड़कर चले गए और अब वापस आ गए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेमी बहुत रोती है और हेजो उसे गले लगा लेता है। जेमी कहती है तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हेजो उसे शांत करवाते हुए कहता है, मरने के बाद मुझे मेरी किए की सजा मिल जाएगी। अब कुछ देर बाद जेमी अपने कपड़े और शूज धो रही थी। तभी उसे याद आता है एक रात पहले जब वो बैग लेकर भाग रही थी, तभी ओहम उसे रोकता है
वो पूछता है आप कहाँ जा रही हो। जेमी कहती है वो मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं ताज़ी हवा खाने बाहर जा रही थी। ओहंग जेमी को अंदर लेकर आता है और शादी में पहनने के लिए उसे जूते देता है। जेमी कहती है शादी में लड़की को जूते देते हैं तो वो भाग जाती है। ओहंग कहता है आप भागी तो मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं दुनिया के कोई भी कोने में से आपको ढूंढ कर निकालूंगा। जेमी ओहंग को गले लगाकर कहती है शुक्रिया मुझे जाने से रोकने के लिए। ओहंग उससे कहता है हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे जेमी जी, और बहुत खुश रहेंगे। ये सब सोचकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो हेजो के साथ निकल जाती है। हेजो कहता है हम नमवन जा रहे हैं, जिसकी मुझे तलाश है उनमें से शायद एक वही रहता है। ये ट्रिप पूरी तरह पर्सनल है। जेमी हेजो से उसका जैकेट मांगती है, ठंड लग रही है कहकर। जैकेट में से वो फोन निकालकर पासवर्ड डालती है, मगर वो रॉन्ग आता है। तभी हेजो से पासवर्ड बताते हुए कहता है क्या कहोगी कि मैं माँ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारी फैमिली को ठग रही थी। जेमी कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। हेजो कहता है मैं उस फ्यूनरल हॉल में था जहाँ तुम जोर जोर से ये कहकर रो रही थी। जेमी कहती है तुम्हें तो खुशी हुई होगी, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। गाड़ी रोको मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर जेमी दरवाजा बंद कर लेती है और विंडो से भागने लगती है, मगर विंडो के उस तरफ हेजो खड़ा होता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं ओहंग जेमी को ढूंढने जा रहा था। सभी वर्कर्स उसे रोकते हैं, मगर ओहंग किसी की नहीं सुनता। तभी बम्हो आती है, वो ओहंग को डांट कर अंदर भगा देती है। वो अपने वर्कर से पूछती है तुम उसके बारे में जानकारी निकाल रहे हो ना। वो कहता है हाँ, और वो सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं। वहीं हेजो जेमी को कपड़ों की दुकान में ले जाता है और जो अच्छा लगे वो खरीद लेने कहता है। जेमी वहाँ की लेडी से उसका फोन ले लेती है और कुछ कपड़ों के साथ फोन लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वो ओहंग को कॉल लगाने लगती है, मगर वो उसका नंबर भूल चुकी थी। कुछ देर बाद उसे नंबर याद आता है, मगर ओहंग कॉल नहीं उठाता। तभी हेजो दरवाजा खटखटाता है और जेमी चेंज करके बाहर निकल जाती है। वो लेडी से एक बैग मांगती है और कपड़ों के साथ फोन भी ले जाने लगती है। तभी हेजो बैग से फोन निकाल कर देता है और कहता है ये तो देना तुम भूल ही गई। अब कुछ देर बाद वो लोग नामोन पहुंच जाते हैं और रात भी हो जाती है। वहीं ओहंग अपना फोन ऑन करता है, वो कॉल देखता है और जेमी का वॉइस नोट सुनता है। जेमी उससे कहती है मैं नमवन के रास्ते में हूँ, तुमने कहा था ना अगर मैं भागी तो तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, वक्त आ गया है। ये सुनकर ओहंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हेजो और जेमी एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। जेमी गाड़ी से उतरने से मना करती है। हेजो कहता है जिसकी मुझे तलाश है वो शायद यही है, तुम जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगी ये ट्रिप उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी, और किस्मत ने साथ दिया तो आज ही। ये सुनकर जेमी तुरंत नीचे आ जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ओनर को देखकर हेजो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर ओनर उन लोगों के लिए सूप लाने जाता है। हेजो रेस्टोरेंट में लगी फोटोज देखता है। कुछ देर बाद ओनर सूप लेकर आता है जो बहुत टेस्टी लग रहा था। ओनर पूछता है तुम्हें कितने महीने हुए हैं। हेजो कहता है शायद 2 या 3 हुए होंगे। जेमी कहती है इसे कुछ नहीं पता, ये बच्चा इसका नहीं है। ओनर कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया। फिर वो बताता है मेरे बेटे अभी अभी यहाँ आए हैं, पिछले साल मुझे ऐसे ही चक्कर आ गए थे तो सब मेरे पास वापस आ गए। हेजो कहता है आपके बाल में कुछ लगा है, और बहाने से वो ओनर के कुछ बाल तोड़ लेता है और अपने जेब में रख लेता है। अब जाते समय हेजो कहता है मैं तो अपना वॉलेट वहीं पेट्रोल पंप पर भूल गया। ओनर कहता है कोई बात नहीं, आज खाना हमारी तरफ से समझो। हेजो कहता है मैंने ड्रिंक कर ली है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या आज रात हम यहीं रुक सकते हैं। ओनर हाँ कह देता है और उन्हें एक कमरा दे देता है। वो दोनों लेटे होते हैं। हेजो जेमी को सता रहा होता है। जेमी कहता है अगर तुम अपने बिस्तर पर नहीं गए तो मैं चिल्ला दूंगी। अब आधी रात को जेमी भाग रही होती है। तभी अचानक हेजो नींद में कहता है मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जेमी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर जेमी उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। देखते हैं हेजो एक पार्सल लेकर बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। अचानक वो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठकर अपने पार्सल का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर का सामान टूट चुका था। हेजो बहुत परेशान हो जाता है। तभी कार से उतरकर वो आदमी कहता है क्या तुम ठीक हो। हेजो उसे देखता है
वो और कोई नहीं हेजो के पापा होते हैं। वो कहते हैं सुनियोक। हेजो उन्हें देखता है। हेजो अपनी आंखें उनके पास से हटा नहीं पाता। उसके पापा उसे अपना कार्ड देते हैं जिसके ऊपर लिखा था मैं तुम्हारा पापा चेयोंग। उसके पापा की कंपनी का नाम यही होता है। हेजो अपना कार्ड देते हुए कहता है मेरा नाम हेजो है। मर्डर के अलावा मैं सारे काम कर लेता हूँ। बस हम खोए हुए बच्चों को नहीं ढूंढते और भागे हुए को भी नहीं। हेजो के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है और प्रेजेंट में जेमी उसका हाथ पकड़ती है। हेजो आंखें खोलता है। वो जेमी का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर की तरफ ले जाता है। जेमी को लगता है वो उसे किस करने वाला है। वो आंखें बंद कर लेती है मगर हेजो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। जेमी देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद वो डीएनए टेस्ट करने वाला आदमी आता है। हेजो उसे सैंपल देके जल्दी मैच करने कहता है। असल में डॉक्टर ने हेजो को एबी ब्लड टाइप वालों के 5 नाम बताए थे, जिनमें से एक आदमी ये रेस्टोरेंट का ओनर है और ये 5 आदमियों में से कोई एक हेजो का पापा हो सकता है। हेजो अंदर जा रहा था तभी वो ओनर के बच्चों को प्रॉपर्टी के लिए लड़ता हुआ देखता है। वो लोग अपने पापा को बिना बताए ये रेस्टोरेंट और घर बेच रहे थे। वहीं जेमी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद जेमी अपने आप को छुड़ा लेती है पर तभी उसके सामने हेजो आ जाता है। ऐसा करता उसे देख हेजो बहुत हंसता है। फिर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। हेजो कहता है तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी और पलट कर भी नहीं देखा था। जेमी कहती है अगर पलट कर देखती तो रुक नहीं पाती। ये सुनकर हेजो बहुत हैरान हो जाता है। जेमी जाकर अपने बेड पर सो जाती है। हेजो टीवी ऑन करके देख रहा होता है। तभी जेमी उसे पीछे से देखने लगती है। उसे याद आता है जब हेजो बाइक से गिरा था तो जेमी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ती है। वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? वो अपना हैंकरचीफ उसके हाथ पर बांधती है। अगले दिन हेजो से प्ले स्कूल में मिलने आता है जहाँ वो काम किया करती थी। हेजो कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है तो मुझे बना लो। दोनों मुस्कुराते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जेमी यही सब याद कर रही थी। अब अगले दिन ओहंग की सेकंड मॉम बंगो को बताती है ओहंग अपने कमरे में नहीं है। बंगो कहती है मुझे पता है। तुम्हें क्या लगा वो इतना बेवकूफ है कि ये सब होता देख भी शांत बैठा रहे और कुछ ना करे? वो प्यार में अपने परिवार पर गया है। वो कहती है अगर वो परिवार की बातें इतनी ही सुनता है तो उसने हमारे सबसे बड़े रिवाज को कैसे तोड़ दिया? उसने जेमी को प्रेग्नेंट कैसे कर दिया? वहीं ओहंग नामवन पुलिस स्टेशन में होता है कि वो मेरी शादी में घुसकर मेरी बीवी को ले गया। उसने हेजो की ड्राइंग भी बनाई थी। पुलिस वाले कहते हैं शायद वो उस लड़के के साथ भाग गई हो। ओहन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जेमी जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो जेमी की तस्वीर प्रिंट करवाता है। ओहन कहता है हम शादी के बाद सब करने वाले थे मगर वो मेरी जेमी जी को लेकर भाग गया। वहीं चिलसोंग और उसके गुंडे भी नामवन के रास्ते में होते हैं। उनके साथ कारी भी होता है जिसे वो लोगों ने बहुत मारा था। वहीं ओहन पूरे नामवन में जेमी की तस्वीर लगाता है और आने जाने वाले सभी को उसकी तस्वीर देता है। इतनी गर्मी में भी ओहंग एक भी रोड नहीं छोड़ता और हर जगह जेमी की तस्वीर लगाता है। जेमी की एक तस्वीर उस रेस्टोरेंट के बाहर एक कार पर जा गिरती है। उसी छत पर हेजो ने जेमी के वो जूते फेंके थे। हेजो ओनर को जाकर कल के खाने के पैसे देता है और वो कुछ पैसे ज्यादा ही दे देता है। ओनर उसे कहता है थोड़ी देर में अपनी बीवी को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाना और आज का स्पेशल सूप पी कर जाना। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जेमी हेजो से कहती है मेरा जूता मुझे वापस दो। हेजो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद इनके कुत्ते ने उसे खा लिया होगा। चलो मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा दिला दूंगा। जेमी कहती है अगर तुम मुझे सोने के भी दिलाओगे तो मुझे नहीं चाहिए। तभी बाजू के कॉफी शॉप का ओनर वहाँ आता है जो ये जगह खरीदने आया था मगर छोटा भाई उसे जाने कहता है। वो कहता है हम ये जगह नहीं बेचेंगे। बड़ा भाई कहता है चुप हो जाओ, हम तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे। छोटा भाई कहता है क्यों सिर्फ 3 ही हिस्से होंगे। तभी अचानक बड़ा भाई कहता है नहीं 4 हिस्से होंगे। उसी बीच हेजो उठकर कहता है नहीं 5 हिस्से होंगे। परिवार के हर मेंबर को हिस्सा मिलना चाहिए। हेजो वो लोगों ने रात में जो जो कहा था वो सब जोर जोर से बोलने लगता है। वो तीनों हेजो को मारने लगते हैं। तभी वो कैफे ओनर बाहर आ जाता है और जेमी की तस्वीर देखता है। उसे याद आता है ये लड़की तो अंदर ही है। वो तुरंत ओहम को कॉल करके बता देता है। ओहम भागते हुए ये रेस्टोरेंट आने लगता है। अंदर रेस्टोरेंट का ओनर हेजो पर नमक फेंक देता है। तभी जेमी पेट दर्द का नाटक करने लगती है।
ओनर उसे यहाँ से अपनी बीवी को लेकर जाने कहता है। बाहर निकलने के बाद हेजो ओनर से कहता है वो सब आपको धोखा दे रहे हैं। ओनर कहता है मुझे सब पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं खुद अनदेखा कर रहा था, तो तुम होते कौन हो बीच में आने वाले। तभी टेस्ट रिजल्ट निकल जाता है और वो नेगेटिव होता है। हेजो ओनर का हाथ छोड़ देता है और वहीं बैठ जाता है। वहीं ओहंग भागते हुए जेमी के पास आ रहा था और चिलसोंग के आदमी भी हेजो का मोबाइल ट्रैक करके उसके पास आ रहे थे। तभी हेजो ओहंग को वहां आता देखता है और वो तुरंत जेमी को लेकर कार में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। कारी उन्हें जाता देख लेता है। तभी चिलसोंग भी रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। वो अंदर जाता है और कहता है हेजो कहाँ है। ओनर आकर कहता है कौन हो तुम, निकलो मेरे रेस्टोरेंट से। वो चिलसोंग को मारता है। चिलसोंग उसे चाकू से मारने ही वाला था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। किसी ने पहले ही लड़ाई की खबर पुलिस को दे दी थी। वो सभी को हथियार फेंकने कहते हैं। तभी बाहर ओहंग पुलिस वालों की कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उन लोगों का पीछा कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि मार्केट में आग लग गई है। ओहंग उनसे कहता है मैंने ये कार थोड़े देर के लिए रेंट पर ली है, मेरा नाम ओहंग है। ये बात बम्हो को भी पता चल जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। बम्हो जॉन नाम के किसी आदमी को कॉल करती है और उसे अगली फ्लाइट पकड़कर फौरन कोरिया आने कहती है। वहीं ओहंग पुलिस की कार से हेजो और जेमी का पीछा कर रहा था। बीच में जेमी हेजो को बहुत मारती है, वो उसके बाल भी खींचती है और गाड़ी रोकने कहती है। इसी चक्कर में गाड़ी एक पहाड़ के किनारे आ जाती है और पीछे से ओहंग पुलिस की कार से उन्हें धक्का दे देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हेजो कार से बाहर निकलता है और जेमी को पकड़ लेता है। ओहंग उसे टीजर गन से मारने ही वाला होता है मगर वो चलती ही नहीं और अचानक से वो टीजर गन ओहंग को ही लग जाती है। ओहंग बेहोश हो जाता है। जेमी उसे बेहोश देखकर हेजो को जोर जोर से मारती है और कहती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, मर जाओ। तभी हेजो की नाक से खून निकलता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जेमी को समझ नहीं आता वो क्या करे। थोड़ी देर बाद हेजो को होश आता है। वो अपने आप को झाड़ियों के बीच पाता है। वो आसपास देखता है तो उसे जेमी कहीं नहीं नजर आती। हेजो कहता है शायद वो सच में चली गई। वहीं चिलसोंग और उसके आदमी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस वाले उन्हें जेल में डाल देते हैं। उसी जेल में ओहंग भी होता है। उसे होश आ जाता है और वो अफसोस करने लगता है कि वो जेमी को नहीं बचा पाया। तभी पुलिस ऑफिसर ओहंग को बाहर आने कहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, तुम्हें लेने कोई जॉन नाम का आदमी आ रहा है। ओहंग कहता है और मेरी जेमी जी का क्या? ऑफिसर कहता है वो दोनों गाड़ी छोड़कर फिर से भाग गए। वहीं हेजो उठकर जा रहा था। वो दूर जेमी को बैठा देखता है और मुस्कुराता है। वो उसके पास जाकर कहता है मुझे तो लगा था तुम चली गई, तुमने ही मुझे वहाँ छुपाया था ना? जेमी कहती है हाँ और वहाँ से जाने लगती है। हेजो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मत जाओ। जेमी कहती है मुझे जाने दो वरना मुझे मार दो या फिर तुम खुद मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूंगी। एक दूसरे से दूर रहने के लिए हम में से एक को मरना होगा। जेमी जोर जोर से रो रही होती है। हेजो को सोचता है और कहता है ठीक है तुम चैन से जी लेना, मैं मर जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ सकता। जेमी भागते हुए ओहंग के घर आती है जहाँ ओहंग कपड़े उतार कर बारिश में बैठा होता है। बम्हो कहती है जो 2 साल की मेहनत से हमने रिश्ता लगाया था वो तोड़कर ये किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जेमी जाकर ओहंग को गले लगा लेती है। वो उसे अपना जैकेट पहनाती है और कहती है अब हार मान लो, तुम अपनी माँ के सामने नहीं जीत सकती। ओहंग कहता है आप बस एक वादा करो, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जेमी ओहंग का हाथ पकड़ते हुए उसे वादा करती है। ओहंग अपनी माँ से कहता है जेमी जी प्रेग्नेंट है। अब प्रेजेंट में ओहंग बेहोश होता है। जेमी को यही बातें याद आ जाती हैं कि वो माँ नहीं बन सकती और ओहंग का सपना तो बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। जेमी बहुत रोती है और फिर हेजो को झाड़ों में छुपा देती है। वो देखती है पुलिस ऑफिसर ओहंग को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे अब तुम्हारा हाथ छोड़ना होगा। यहाँ हेजो जेमी से कहता है मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। जेमी कहती है प्रॉमिस। हेजो उसे प्रॉमिस करता है तो जेमी उसे पानी में ढकेल कर वहाँ से भाग जाती है। हेजो मुस्कुराते हुए कहता है अब जब जाने का वक्त पता चल गया है तो जीने का मन कर रहा है। अब रात में ओहंग पुलिस ऑफिसर से कहता है जेमी जी के बारे में कुछ पता चला? ऑफिसर कहता है नहीं,
तभी जेमी पुलिस स्टेशन के बाहर से ओहंग को कॉल करती है। ओहंग पुलिस ऑफिसर को बताता है जेमी का कॉल है और वो लोग नंबर ट्रेस करने लगते हैं। जेमी ओहंग से कहती है मुझे डर लग रहा है, शायद अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। ओहंग कहता है आप मुझे बताएं आप कहाँ हो, मैं आपको लेने आता हूँ। तभी हेजो आ जाता है और वो जेमी को फोन रख देने कहता है। पुलिस ऑफिसर बताता है ये नंबर तो पुलिस स्टेशन के बाहर वाले पीसीओ का है। ओहन बाहर आकर जेमी को ढूंढने लगता है और हेजो जेमी को लेकर कार के पीछे छुपा होता है। वो उसे शांत करवाता है। फिर कुछ देर बाद जेमी और हेजो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। हेजो कहता है तुम अब भी पहले की तरह मजबूत होने का दिखावा करती हो, मगर अंदर से नर्म दिल हो। अगर तुम मजबूत होती तो अभी ओहम के साथ होती। मेनोपॉज तो बस एक बहाना है। जेमी कहती है क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं खुश रहूंगी। हो सकता है मैं इस प्यार के चक्कर में उसका सब कुछ छीन लूं। हो सकता है मेरी वजह से उसका खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए और हमारे साथ ही ये पीढ़ी खत्म हो जाए। मैं किसी के दुखों का कारण नहीं बनना चाहती। वहीं पुलिस स्टेशन में ओहंग अपने कपड़े उतार देता है। वो कहता है तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। वो एक बेंच पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं। चिलसोंग और उसके गुंडे ओहंग को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं ऐसे ही पकड़े रहना। तभी जॉन आ जाता है और वो ओहंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं जेमी और हेजो एक बेंच पर बैठे होते हैं। हेजो कहता है अब से तुम कोई मंजिल मत तय करना। अगर मंजिल तय हो जाए तो गाड़ी ट्रैक से उतर ही जाती है, इसलिए बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अब जॉन कार में ओहंग को हेजो की पूरी डिटेल्स देता है, जिसमें उसे पता चलता है हेजो तो अनाथ नहीं है। ओहंग सोचता है जेमी ने उसे झूठ क्यों बोला होगा। ओहंग हेजो और जेमी की कुछ तस्वीर भी देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर वो सारे एविडेंस फाड़ के फेंक देता है और कार से उतर जाता है। उसे लगता है जॉन उसे घर ले जाने आया है, मगर जॉन तो उसकी मदद करने आया था। वो ओहंग को कार की चाबी देता है और खुद साइड में बैठ जाता है। अब अगले दिन हेजो जेमी को लेकर बुसान जा रहा था। उसे जिसे ढूंढना है उसमें से एक वही रहता है। ट्रेन में उसके साथ में बैठे हुए हस्बैंड और वाइफ उन्हें स्नैक्स देते हैं। जेमी पूछती है हम बुसान क्यों जा रहे हैं। हेजो कहता है मेरे पापा को ढूंढने। मेरे पास 5 नाम है, जिसमें से पहला तो नहीं था। अब हम सेकंड के पास जा रहे हैं। जेमी कहती है पर तुम उन्हें अभी क्यों ढूंढ रहे हो। हेजो कहता है क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली है तो सोचा मिल लूं। तभी अचानक हेजो को चक्कर आने लगते हैं। वो बाथरूम में जाकर दवा खाता है। कुछ देर बाद जेमी बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। हेजो बाहर निकलता है तो जेमी देखती है बाथरूम में कुछ दवाई गिरी है। वहीं जॉन को पता चलता है वो लोग बुसान में हैं। वो ओहंग को कार में बैठाता है और बुसान के लिए निकल जाते हैं। वहीं जेमी और हेजो शॉपिंग करने जाते हैं। वो लोग कपड़े खरीदते हैं और साथ बैग्स भी खरीदते हैं। फिर कुछ देर बाद हेजो बैंक से बहुत सारे पैसे लेता है और नया फोन भी। उसे कारी का मैसेज मिल चुका था। कारी ने कहा था चिलसोंग उसे ढूंढ रहा है। वो कहता है मैंने कहा था उसकी होने वाली बीवी को लेकर मत भागो। हेजो सोचता है मैं उसकी बीवी को लेकर थोड़ी ना भागा हूँ। फिर जेमी और हेजो कुछ खाते हैं। अब हेजो बॉम्बजूरी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कारी आजकल चिलसोंग के साथ है। हेजो देखता है जेमी को एक शूज बहुत पसंद आया है। वो उसे खरीद कर दे देता है, जिससे जेमी बहुत खुश होती है। हेजो को जेमी बहुत प्यारी लगने लगी थी। वहीं चिलसोंग कारी को ट्रेन की पटरियों से बांध देता है। उसे वो मैसेज मिल चुका था जो कारी ने हेजो को भेजा था। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है। चिलसोंग कहता है बताओ तुम किसके साइड हो। कारी कहता है आपकी, और ट्रेन बाजू की पटरी से निकल जाती है। चिलसोंग कहता है इस पटरी की ट्रेन आने से पहले उस हेजो को ढूंढ निकालो। वहीं हेजो और जेमी पहाड़ों के ऊपर हेजो के पापा को ढूंढने जाते हैं। वो लोगों को वहाँ एक आदमी मिलता है। वो पूछता है तुम लोग कौन हो। जेमी कहती है हम मेरे दोस्त के बनाए हुए स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। हेजो कहता है स्पर्म डोनर को। जेमी कहती है सही कहा। वो कैसे कहती है कि आप अपने बाल या टूथब्रश दे सकते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। वो कहता है ये बात है, मजा आएगा। वो उन्हें घर में बुलाता है और कहता है स्टॉक्स में मेरे काफी पैसे डूब गए थे तो मैंने सोचा कहीं से कमा लूं। डोनेशन के बदले वो लोग 1 लाख वॉन के गिफ्ट कार्ड दिया करते थे। जेमी देखती है को टैंगो भी किया करता था। जेमी कहती है मैंने भी थोड़ा सीखा है। ये सुनकर को गाना लगाता है और वो दोनों डांस करते हैं, मगर हेजो को ये अच्छा नहीं लगता। वो गाना बंद कर देता है। कुछ देर बाद जेमी बताती है आजकल टेस्ट का रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाता है।
वो कहता है तो टेस्ट आने तक यहीं रुक जाओ, मुझे भी पता चल जाएगा। जेमी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें थकान भी नहीं होगी। को ऊपर का कमरा साफ करने चला जाता है। यहाँ ओहंग और जॉन बैठे होते हैं। वो दोनों कुछ खा रहे थे। ओहंग जॉन से पूछता है वो लोग नामबोन से बुसान क्यों चले गए, मगर जॉन कोई जवाब नहीं देता। ओहंग देखता है जॉन को बदहजमी हो गई है। वो उसका हाथ मलने लगता है, मगर इससे जॉन नर्वस हो जाता है और वहाँ से उठकर कार में चला जाता है। वही है जो टेस्ट के लिए उस आदमी को बुलाता है और कुछ सामान देकर सुबह तक टेस्ट रिजल्ट बताने कहता है। यहाँ जेमी को के साथ उसके फार्म से सब्जियाँ निकालती है। वो दोनों कुछ पत्ते और फ्रूट्स लेते हैं। वो दोनों आपस में बहुत बातें भी करते हैं। कुछ देर बाद हेजो घर आता है तो वो देखता है जेमी और को किचन में कुछ बना रही है। जेमी बहुत हंस रही थी। हेजो उसे देख रहा होता है, तभी को उसे देखता है। वो थोड़ा सूप निकालता है और जेमी से कहता है कि उसे टेस्ट करवाओ। जेमी टेस्ट करवाती है। वो हेजो को अपने हाथ से खिलाती है। थोड़ा गिर जाता है तो जेमी वो खुद खा लेती है। इससे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। जेमी खाने का टेबल लेती है और हेजो से कहती है चलो खाना खाते हैं, और वहाँ से चली जाती है। वहीं कारी किसी को कॉल लगाता है और उसे पता चल जाता है हेजो कहाँ है। यहाँ को दोनों के लिए बिस्तर लगाता है। जेमी हेजो से कहती है हम आज ही मिले हैं, मगर मैंने उन्हें मेनोपॉज के बारे में बता दिया। उसी से एक जोक बन गया था और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। वो सोचकर जेमी वापस हंसने लग जाती है। हेजो बस उसे देख ही रहा था। अचानक वो कहता है सुनो जेमी, तुम रो सकती हो, जबरदस्ती हंसना जरूरी नहीं है। ये सुनकर जेमी चुप हो जाती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ, लाइट बंद कर दो। जेमी अंदर बहुत रोती है। हेजो उसके पास आकर उसे सहलाने लगता है। इससे जेमी को और रोना आ जाता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। अचानक सहलाते हुए हेजो के सर में जोर से दर्द देने लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए वो जेमी को चुप करवाता है। जेमी बचपन में एक अनाथ आश्रम में रहा करती थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और उन्हें अडॉप्ट करने के लिए रोज कोई न कोई पेरेंट्स आया करते थे। जेमी बहुत कोशिश किया करती थी कि कोई उसे भी अडॉप्ट कर ले, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जेमी को कोई अडॉप्ट नहीं करता। इसीलिए जेमी सोचती है अगर मुझे माँ नहीं मिल सकती तो मैं बड़े होकर एक अच्छी माँ बनूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे जेमी पर हंसते हैं और एक दिन हेजो भी कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। अब प्रेजेंट में जेमी हेजो से कहती है तुमने जो कहा था सच हुआ, तुम अब मेरे लिए एक गाना गाओ। जेमी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हेजो उसके लिए गाना गाता है। जेमी रोते रोते सो जाती है। वहीं ओहंग और जॉन सस्ते होटल चुनने के चक्कर में एक बहुत अजीब जगह आ जाते हैं। वहाँ एक ही बेड होता है। ओहंग कहता है तुम्हें चलेगा ना जॉन। जॉन को बाजू कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो जोर से दीवार पर मारता है और आवाज बंद हो जाती है। तभी ओहंग को पता चलता है हेजो जो कार लेकर घूम रहा है वो किसी सुन्योक नाम के आदमी की है। वहीं हेजो को चक्कर आ रहे थे, उसे अपनी दवाई नहीं मिल रही थी। वो हर जगह ढूंढ रहा था। तभी को उसे दवाई दिखाते हुए कहता है इसे ढूंढ रहे हो। हेजो वो दवाई लेकर खा लेता है। तभी को कहता है अभी जाग ही गए हो तो मेरे साथ चलो। हेजो मना करता है, मगर को कहता है साथ चलो, वो अच्छी जगह है। को हेजो को लेकर फिश मार्केट आता है। वहाँ वो हेजो का हाथ पकड़ लेता है। हेजो बहुत नर्वस हो जाता है। फिर को हेजो को अपने हाथों से फिश और राइस भी खिलाता है। वहीं घर पर जेमी देखती है वो और हेजो नहीं है। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढती है। उसे लगता है हेजो भाग गया। वो जल्दी से अलमारी चेक करती है तो पैसों का बैग वहीं होता है। यहाँ मार्केट में को बहुत सारी मछलियाँ पैक करवाने कहता है, मगर को देखता है उसके पर्स में पैसे नहीं है। वहाँ को की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह से हेजो को भी बीच में आना पड़ता है। वो दोनों मिलकर पूरे फिश मार्केट में अफरा तफरी मचा देते हैं। वो दोनों सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हेजो को के साथ बैठकर फिश रामियन खाता है। तभी को कहता है मैं जानता हूँ तुमने अकेले बहुत सी परेशानी सही है। वो हेजो को सहलाने लगता है। हेजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें भी। वहीं जेमी अपना बैग लेकर घर से जंगल में निकल जाती है। वो वहाँ से भाग रही थी, तभी वो गिर जाती है
गिरने के बाद वो सोचती है मगर मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही को हेजो से कहता है तो कितना वक्त है तुम्हारे पास? जो पेन किलर तुम ले रहे हो वो स्टेज 4 के कैंसर में लिया जाता है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम सही में मेरे बेटे हुए तो क्या होगा? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। हेजो को भी रोना आ रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। वही कारी चिल्सोंग को मसाज कर रहा था। तभी से ओहंग का कॉल आता है। ओहंग कहता है वो सुनियोक मेरी बीवी को अगवा करके भाग चुका है। तुम प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है। कारी को सब समझ आ जाता है कि हेजो चिल्सोंग की बीवी के साथ नहीं भागा है। वो बोंगजुरी को कॉल करता है और पूछता है क्या सुनियोक का कॉल आया था मेरे लिए। बोंगजुरी कहती है मैं क्या तुम दोनों की मैसेंजर हूँ जो दोनों एक दूसरे की खबर मांग रहे हैं। वो फोन रख देती है और सोचती है क्या इसे पहले से पता था हेजो का असली नाम सुनियोक है। कारी समझ जाता है हेजो और सुनियोक एक ही है। वहीं हेजो नहाकर रूम में आता है तो देखता है जेमी बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा जाता है। तभी जेमी पीछे से कहती है गधे कहीं के। वो आकर लेट जाती है। हेजो जेमी को सब बताने लगता है कि वो और को फिश मार्केट गए थे। जेमी को गुस्सा आता है कि वो उसे साथ नहीं ले गए। हेजो और जेमी के बीच फिर से बहस हो जाती है और दोनों गुस्से में अपनी अपनी जगह सो जाते हैं। वही जॉन सुबह देखता है ओहंग बाथरूम में सोया है। वो उसे उठाकर बेड पर सुलाता है। यहाँ कारी चिल्सोंग को सारी बात बताता है कि उसे गलत फहमी हुई है। मगर चिल्सोंग को गुस्सा आता है और वो कारी के पैर में चाकू मार देता है। वो कहता है हेजो ने मेरी बीवी को शादी से भगाया या नहीं। कारी कहता है हाँ। उसने मेरी तिजोरी लूटी या नहीं। कारी कहता है नहीं। चिल्सोंग कहता है मेरी इज्जत किसकी वजह से गई। कारी कहता है हेजो। चिल्सोंग कहता है इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वही जेमी हॉल में बैठी होती है। तभी को वहाँ आता है। वो जेमी से कहता है टेस्ट में जो भी आए मैंने सोच लिया है अब वो लड़का मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन और रुक जाए। जेमी कहती है ठीक है मैं उससे बात करूँगी। वो वहाँ से चले जाता है। वही ओहंग कारी को वापस कॉल करता है और बताता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। अगर तुम मुझे बताओगे वो कहाँ है तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ओहंग रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। वही जेमी सब्जियां तोड़ रही थी तो उसे याद आता है जब वो सो गई थी हेजो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था और फिर वो बैंडेज भी लगाकर उसके होठों को छूने लगता है। जेमी होश में आ जाती है। उसे सब एहसास हो रहा था मगर वो आंखें नहीं खोलती। वही कारी जूस लेने के बहाने ओहंग के पास जाता है। वो उसे हेजो का पता ऑनलाइन भेज देता है। तभी चिल्सोंग का आदमी वहाँ आ जाता है। वो कारी को लेकर चला जाता है। ओहंग वहाँ से मुंह छुपाकर भाग रहा था पर अचानक वो चिल्सोंग के सामने आ जाता है। चिल्सोंग और उसके गुंडे ओहंग को पहचान लेते हैं मगर चिल्सोंग उस पर शक नहीं करता और कहता है तुम्हारी बीवी जल्द ही मिल जाएगी। वही हेजो सपना देखता है को उसके लिए खाना बना रहा है और जेमी प्रेग्नेंट है। वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद चिल्सोंग और उसके गुंडे जंगल में हेजो को ढूंढ रहे थे। तभी वो जेमी से टकरा जाते हैं। जेमी उन लोगों को मार के वहाँ से भाग जाती है। वहीं कुछ दूर ओहंग भी जॉन के साथ होता है। वो यहाँ जेमी को ढूंढने आया था। यहाँ हेजो घर पर सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी जेमी उसे उठाती है। वो उसे चाटा मारती है और कहती है गुंडे यहाँ तक आ गए हैं। हेजो अलमारी से फौरन अपना बैग लेता है पर वो देखता है बैग में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। हेजो समझ जाता है ये कौन ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जेमी और हेजो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ चिल्सोंग और ओहंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। चिल्सोंग कहता है मुझे जिसे मारना है वो यही है। ओहंग कहता है मेरी बीवी को जिसने अगवा किया है वो भी यही है। चिल्सोंग कहता है हम दोनों एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं। ओहंग कहता है यानी हम दोस्त हुए। तभी ओहंग एक सुई निकालकर चिल्सोंग को चुबा देता है। वो कहता है अगर तुम लोग एक कदम भी हिले तो मैं इसे पैरालाइज कर दूंगा। सभी डर जाते हैं। ओहंग जॉन को अंदर जाकर जेमी को लाने कहता है। वहीं जेमी और हेजो गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल चुके थे। जाने से पहले हेजो ने को के घर के सारे पेपर्स की तस्वीर ले ली थी। हेजो ड्राइवर को उन्हें डॉकयार्ड छोड़ने कहता है। उसके बदले वो उसे अपनी महंगी वॉच दे देता है। वहीं जॉन आकर बताता है जेमी अंदर नहीं है। ये सुनकर ओहंग जेमी को हर जगह आवाज देने लगता है। चिल्सोंग उसे पहले सुई निकालने कहता है। ओहंग कहता है तुम खुद निकाल सकते हो, उससे तुम पैरालाइज नहीं होंगे। चिल्सोंग निकाल देता है।
वो ओहंग को मारने वाला था तभी कारी फोन लेकर आता है और कहता है हेजो का फोन है। हेजो चिलसोंग को बता देता है वो कहाँ है और जल्द ही आने कहता है। अब हेजो अंदर जाता है और देखता है को उसके पैसों से जुआ खेल रहा है। उसे देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। को भी वहाँ से भाग रहा था मगर हेजो उसे पकड़ लेता है। को हेजो से रोते हुए कहता है मैं ये पैसे डबल करने लाया था। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं मगर मैंने कुछ नहीं किया। हेजो उसे मारते हुए कहता है एक और झूठ। वो कहता है 2 दिन तक मैंने तुझे जो खुशी दी है ये उसकी कीमत है। तुझ जैसे अनाथ को मेरे जैसा बाप कभी नहीं मिलेगा। तभी जेमी उसके पास आकर उसे गिरा देती है और बहुत मारती है। वो हेजो को लेकर वहाँ से जाने लगती है मगर को फिर से हेजो को गुस्सा दिलाता है और हेजो उसे बहुत मारता है। वो कहता है यही सब करना था तो मुझे वो सब क्यों कहा। हेजो रोने लगता है तभी जेमी आकर उसे रोकती है। हेजो बहुत रोता है। जेमी भी उसके साथ रो रही थी। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे होते हैं। जेमी कहती है वो तुम्हारे पापा नहीं है ना। हेजो कहता है नहीं। जेमी कहती है तो चलो अब दूसरे कैंडिडेट के पास चलते हैं। पैसों की टेंशन मत लो, मैंने कुछ पैसे निकाल कर रख लिए थे अपने पास। हेजो मुस्कुराते हुए कहता है जेमी अब जाओ तुम, वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती। हेजो जाने लगता है। जेमी कहती है नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पहले तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ ले आए और अब मन भर गया तो जाने कह रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हेजो जेमी को किस कर लेता है। वहीं दूर से ओहंग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है उन्होंने कहा था वो मेरा इंतजार करेंगी। ओहंग रो रहा था। जॉन उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और उसे देखने नहीं देता। यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।